आज हम अंग्रेजी भाषा के दिलचस्प सफर को जरा करीब से समझने वाले हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं है। बिल्कुल, इसमें एक्चुअली इतिहास है, युद्ध है, राजनीति और टेक्नोलॉजी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे कि कैसे जर्मैनिक कबीलों की एक बोली आज दुनिया की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक बन गई। और ये सफर कई रोजमर्रा के सवालों के जवाब भी देता है। जैसे कभी सोचा है कि नाइफ में के साइलेंट क्यों है, या पुट और बट की स्पेलिंग एक जैसी है पर आवाज एकदम अलग क्यों है। हाँ, या फिर एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्द क्यों हैं, जैसे आस्क भी है और एनक्वायर भी। सही बात है। आज की हमारी चर्चा इन्हीं सब गुत्थियों को सुलझाएगी। हमारा मिशन है इस भाषा के विकास के 4 मुख्य चरणों में उतरना, पुरानी अंग्रेजी से लेकर आज की आधुनिक अंग्रेजी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है लगभग 1500 साल पहले। उस समय ब्रिटेन में सेल्टिक भाषाएं बोली जाती थी, है ना? जी। लेकिन फिर यूरोप से 3 जर्मनिक जनजातियां आईं, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, और उन्होंने इस द्वीप पर आक्रमण कर दिया। और यहीं से एक मजेदार बात निकलती है, इंग्लैंड का नाम। हाँ, बिल्कुल। इंग्लैंड का नाम असल में एंगल लैंड यानी एंगल्स की भूमि से ही आया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि यहीं से अंग्रेजी का डीएनए तय हुआ। उस समय की अंग्रेजी, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, वो आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल है। अच्छा। हाँ, वो पूरी तरह से एक जर्मनिक भाषा थी, जिसकी आवाज ज्यादा कर्कश और गले से निकलने वाली थी, कुछ आज की जर्मन या डच की तरह। व्याकरण बहुत जटिल था और शब्दों का क्रम भी काफी लचीला। मतलब ये सुनने में और इस्तेमाल में आज की अंग्रेजी से बिल्कुल ही अलग थी। इसे समझने के लिए क्या हमारे पास कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है महाकाव्य बीओवुल्फ। ओह, बीओवुल्फ। जी। उसकी शुरुआती पंक्ति है, What we gardenine gear dugum। ये तो कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है, Listen, we of the spear Danes in ancient days। आप देख सकती हैं, एक भी शब्द आज की अंग्रेजी से सीधे तौर पर मेल नहीं खाता। आज के अंग्रेजी बोलने वालों के लिए इसे बिना सीखे समझना नामुमकिन है। तो ये तो वाकई विदेशी भाषा जैसी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी इतनी सीधी नहीं रही होगी। इन जर्मनिक जनजातियों के बाद भी तो ब्रिटेन पर हमले हुए थे। मेरा मतलब वाइकिंग से है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में वाइकिंग्स, जो स्कैंडिनेविया से आए थे, उन्होंने इंग्लैंड पर लगातार हमले किए और बड़े हिस्सों पर बस भी गए। और वो भी एक जर्मनिक भाषा ही बोलते थे ना, ओल्ड नॉर्स। बिल्कुल। और क्योंकि दोनों भाषाएं एक ही परिवार की थीं, तो उनमें शब्दों का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया। अच्छा, तो वाइकिंग्स ने भी अंग्रेजी में अपने शब्द छोड़े? छोड़े नहीं, बल्कि अंग्रेजी की बुनियाद में ही रच बस गए। आज के बहुत से आम और जरूरी शब्द ओल्ड नॉर्स से आए हैं। जैसे स्काई, लेग, स्किन, हस्बैंड, विंडो। यहां तक कि दे, देम और देयर जैसे सर्वनाम भी वाइकिंग्स की ही देन है। अरे वाह! इससे पहले पुरानी अंग्रेजी में इन सब के लिए अलग-अलग जटिल शब्द थे। तो ओल्ड नॉर्स ने भाषा को थोड़ा सरल और ज्यादा कारगर बना दिया। ये तो कमाल है। मतलब भाषा का विकास सिर्फ अंदरूनी नहीं, बल्कि बाहरी हमलों और संस्कृतियों के मेल से हो रहा था। और इसी बीच एक और बड़ा प्रभाव आया, 597 ईस्वी में ईसाई धर्म का आगमन। बिल्कुल। और धर्म अपने साथ हमेशा अपनी भाषा लेकर आता है। उस समय यूरोप में चर्च और ज्ञान की भाषा लैटिन थी। तो जैसे ही मठ और चर्च बने, लैटिन के शब्द अंग्रेजी में आने लगे। ये शब्द ज्यादातर धर्म, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े थे। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे चर्च, प्रीस्ट, स्कूल, कैंडल, एंजल, मार्टर। ये शब्द उन नई अवधारणाओं और संस्थानों के साथ आए जो ईसाई धर्म अपने साथ लाया था। तो पुरानी अंग्रेजी का दौर जर्मनिक जड़ों, नॉर्ट्स के प्रभाव और लैटिन की शुरुआती छिड़काव का एक मिक्सचर था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने भाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। 1086 का नॉर्मन आक्रमण। हाँ, ये सिर्फ एक मोड़ नहीं था, ये एक भाषाई भूकंप था। भूकंप? जी। फ्रांस के नॉर्मंडी इलाके से विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया और वो अपने साथ फ्रांसीसी भाषा लेकर आया। अगले 300 सालों तक इंग्लैंड में एक बहुत ही अजीब स्थिति बन गई। कौन सी स्थिति? समाज में 3 भाषाएं एक साथ चलने लगी। शासक वर्ग यानी राजा, उसके दरबारी, जज और अधिकारी, वो फ्रांसीसी बोलते थे। हाँ। चर्च और विश्वविद्यालयों में अभी भी लैटिन का दबदबा था। और आम जनता, मतलब किसान और मजदूर, वो अपनी पुरानी अंग्रेजी ही बोलते रहे। तो आप कह रही हैं कि एक ही देश में शासक और प्रजा एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे।
ये तो बड़ी अजीब स्थिति रही होगी। इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा? इसका बहुत गहरा असर पड़ा और वो असर आज भी अंग्रेजी की शब्दावली में दिखता है। यहीं से अंग्रेजी की वो खासियत पैदा हुई जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। मुतरादफात यानी सिनोनिम्स की भरमार। बिल्कुल, समाज में एक भाषाई विभाजन था। आम आदमी जो जानवर पालता था वो उनके लिए पुराने अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करता था, जैसे काओ, पिग, शीप। लेकिन जब वही जानवर पककर अमीर शासक की मेज पर आता था तो उसका नाम फ्रांसीसी हो जाता था, बीफ, पॉक, मटन। वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि आज भी अंग्रेजी में फ्रीडम जो कि अंग्रेजी है और लिबर्टी जो फ्रांसीसी है, हाँ। या आस्क और इंक्वायर जैसे दो शब्द इसीलिए हैं क्योंकि करीब 1000 साल पहले शासक और प्रजा अलग अलग भाषाएं बोलते थे। हाँ। इसका असर आज तक है। बिल्कुल, प्रशासन, कानून और ऊंचे दर्जे की चीजों के लिए फ्रांसीसी शब्द इस्तेमाल होने लगे, जैसे जज, ज्यूरी, एविडेंस, गवर्नमेंट। आम आदमी के लिए किंगली था तो शासक के लिए ज्यादा भव्य शब्द रॉयल था। तो एक तरह से भाषा में दो परतें बन गईं। हाँ, एक रोजमर्रा की जमीन से जुड़ी जर्मैनिक परत और दूसरी ज्यादा परिष्कृत सत्ता से जुड़ी फ्रांसीसी परत। तो इस दौर की अंग्रेजी जिसे हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं, क्या अब थोड़ी जानी पहचानी लगने लगती है? हाँ बिल्कुल, व्याकरण सरल हो रहा था और लगभग 10,000 फ्रांसीसी शब्दों के आने से ये बहुत समृद्ध हो गई थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जेफरी चौसर, अंग्रेजी कविता के पितामह। जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लैटिन या फ्रांसीसी में लिखने की बजाय आम लोगों की भाषा यानी अंग्रेजी में लिखने का फैसला किया। उनकी मशहूर किताब द कैंटरबरी टेल्स। हाँ, उसकी एक पंक्ति है, When that April with his showers suit। इसका मतलब When that April with his showers sweet। इसे आज भी थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। ये दिखाता है कि भाषा अब पुरानी अंग्रेजी के विदेशी रूप से निकलकर एक पहचाने योग्य रूप ले चुकी थी। तो चौसर के साथ भाषा पहचानने लायक तो हो गई, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अभी भी थोड़ी बिखरी हुई थी, कोई एक मानक रूप नहीं था। सही। इसके बाद भाषा के विकास में एक तूफान सा आ गया होगा। मेरा मतलब है प्रिंटिंग प्रेस, शेक्सपियर, ये सब एक साथ। आपने बिल्कुल सही कहा। अगला दौर यानी प्रारंभिक अंग्रेजी जो 1500 से 1800 तक था, वो किसी तूफान से कम नहीं था। इसे हम 4 मुख्य स्तंभों से समझ सकते हैं। 4 स्तंभ? पहला था पुनर्जागरण यानी द रेनेसां। ये यूरोप में ज्ञान विज्ञान के फिर से जागने का दौर था। नए विचार, नई खोजें हो रही थी और उन्हें व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की जरूरत थी। तो फिर शब्द कहाँ से आए? लेखकों ने सीधे प्राचीन ग्रीक और लैटिन से शब्द उधार लेने शुरू कर दिए, जैसे एनसाइक्लोपीडिया, रेडियस, एटमॉस्फेयर, ड्रामा, फिनोमेनॉन। और दूसरा स्तंभ तो एक तकनीकी क्रांति थी, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, 1476 में विलियम कैक्सटन द्वारा इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। और इसका प्रभाव शायद सबसे गहरा था। प्रिंटिंग प्रेस ने वर्तनी यानी स्पेलिंग, व्याकरण और शब्दावली को एक मानक रूप दिया। कैसे? इससे पहले लोग एक ही शब्द को अपनी बोली के हिसाब से अलग अलग तरह से लिखते थे, लेकिन जब किताबें छपने लगी तो एक रूपता लाना जरूरी हो गया। लंदन में इस्तेमाल होने वाली बोली मानक बन गई और पूरे देश में फैल गई। अच्छा, तो यहीं से अंग्रेजी की स्पेलिंग का सिरदर्द शुरू हुआ होगा। आप कह सकते हैं। और इसी समय एक और बहुत ही अजीब घटना हुई जिसने इस सिरदर्द को और बढ़ा दिया। वो क्या? भाषाविद इसे द ग्रेट वाउल शिफ्ट कहते हैं। द ग्रेट वाउल शिफ्ट? हाँ, 1400 से 1700 के बीच अंग्रेजी बोलने वालों ने लंबे स्वरों यानी लॉन्ग वाउल्स का उच्चारण करने का तरीका बदल दिया। उदाहरण के लिए माइस शब्द का उच्चारण पहले मीस जैसा होता था और हाउस का होस जैसा। अच्छा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उच्चारण बदल गया, पर स्पेलिंग वही पुरानी रह गई क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उसे पक्का कर चुका था। अरे वाह, तो यही वजह है कि अंग्रेजी की स्पेलिंग इतनी अतार्किक लगती है। हम लिख कुछ और हैं और बोल कुछ और हैं, क्योंकि हम सैकड़ों साल पुरानी स्पेलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि हमारी जबान आगे बढ़ चुकी है। ये तो मेरे लिए एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल। और अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, विलियम शेक्सपियर। द बार्ड। उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने लगभग 1700 नए शब्दों और कई मुहावरों को या तो बनाया या पहली बार लिखित रूप में दर्ज किया। वो शब्दों के साथ खेलते थे। जैसे? उन्होंने संज्ञाओं को क्रिया बना दिया, जैसे टू एल्बो समवन, किसी को कोहनी मारना। उन्होंने नए नए तरीकों से शब्दों को जोड़ा,
लोनली, मजेस्टिक, हरी, आईबॉल जैसे शब्द उन्हीं की देन है। और उनके मुहावरे तो आज भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या वाइल्ड गूस चेज। व्यर्थ का प्रयास। यानी 400 साल बाद भी हम अपनी बातें कहने के लिए शेक्सपियर के ही मोहताज हैं। कमाल है। और चौथा स्तंभ था 1611 में प्रकाशित किंग जेम्स बाइबल। बाइबल का अनुवाद। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस की तरह ही इसने भी भाषा को एक मानक रूप दिया, खासकर धार्मिक और साहित्यिक भाषा को। इसका अनुवाद इतना प्रभावशाली और सुंदर था कि इसकी शैली का असर अंग्रेजी साहित्य और आम बोलचाल पर सदियों तक रहा। तो इन चारों स्तंभों ने मिलकर अंग्रेजी को एक स्थिर, मानक और बेहद समृद्ध भाषा बना दिया। बिल्कुल। तो अब तक अंग्रेजी इंग्लैंड तक ही सीमित थी, लेकिन अब हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां ये दुनिया भर में फैलने वाली थी, यानी आधुनिक अंग्रेजी का दौर, 1800 से अब तक। हाँ, इस दौर को औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्य ने आकार दिया होगा। बिल्कुल। 19वीं सदी में दो बड़ी चीजें हुई। पहला, औद्योगिक क्रांति। विज्ञान और तकनीक में नई नई खोजें हो रही थीं। और इन नई मशीनों, प्रक्रियाओं और विचारों को नाम देने के लिए हजारों नए शब्दों की जरूरत पड़ी। सही, जैसे ट्रेन, इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ऑक्सीजन। इनमें से कई शब्द फिर से ग्रीक और लैटिन की जड़ों से बनाए गए। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण, था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। The empire on which the sun never sets। हाँ, साम्राज्य के साथ साथ भाषा भी फैली। और अंग्रेजी जहां भी गई, उसने एक स्पंज की तरह काम किया। उसने हर नई संस्कृति और भाषा से शब्द सोख लिए। यह एक वैश्विक भाषा बनने की राह पर थी। तो मतलब अंग्रेजी ने दुनिया को अपने शब्द दिए और दुनिया से शब्द लिए। बिल्कुल। क्या हम कुछ और मजेदार उदाहरण देख सकते हैं कि इसने दुनिया की अलग अलग भाषाओं से कैसे शब्द लिए? जरूर। ये अंग्रेजी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हिंदी से ही कई शब्द लिए गए, जैसे शैम्पू, जंगल, बैंगल। पंडित, थग, चटनी। अरबी भाषा से अलजेब्रा, शुगर, कॉफी, अल्कोहल जैसे शब्द आए। कला और संगीत के क्षेत्र में इतालवी भाषा से पियानो, बालकनी, ओपेरा जैसे शब्द लिए गए। अच्छा। नई दुनिया की खोज के साथ स्पेनिश से टोमेटो, पोटैटो, कैनियन और नेटिव अमेरिकन भाषाओं से रकून, स्क्वॉश जैसे शब्द आए। और अफ्रीका से? अफ्रीका से ज़ॉम्बी, वूडू। ऑस्ट्रेलिया से कैंगरू, बूमरैंग। ये सूची कभी खत्म नहीं होती। तो यही वो वजह है जिनकी वजह से अंग्रेजी आज सिर्फ एक देश की भाषा नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना बन गई है। बिल्कुल। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे दुनिया के हर कोने में पहुंचाया। औद्योगिक क्रांति ने इसे विज्ञान और प्रगति की भाषा बना दिया। और फिर 20वीं सदी में पासा पलट गया। कैसे? ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज ढल रहा था, लेकिन अमेरिका एक नई महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। और अमेरिकी मनोरंजन उद्योग, हॉलीवुड, पॉप म्यूजिक और फिर इंटरनेट और सिलिकॉन वैली के उदय ने अंग्रेजी के प्रभुत्व को और भी मजबूत कर दिया। इसने इसे एक लिंग्वा फ्रैंका बना दिया, एक वैश्विक संपर्क भाषा। हाँ, आज इसे 40 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं और 1.5 अरब से ज्यादा लोग इसे दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह व्यापार, कूटनीति, विज्ञान और इंटरनेट की भाषा है। तो हमने देखा कि कैसे एंग्लर्स और सैक्सन्स की एक जर्मनिक बोली ने वाइकिंग से शब्द लिए, नॉर्मन आक्रमण से फ्रांसीसी शब्दावली और एक नया अंदाज पाया, पुनर्जागरण और प्रिंटिंग प्रेस से एक मानक रूप हासिल किया, और फिर ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिकी वैश्वीकरण के साथ दुनिया भर में फैल गई। यह एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा दिखाती है कि कोई भी भाषा स्थिर नहीं होती। ये एक जीवित चीज की तरह है जो अपने आसपास की दुनिया, राजनीति, तकनीक और संस्कृति से लगातार प्रभावित होकर खुद को बदलती और ढालती रहती है। अंग्रेजी की कहानी इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे सफल उदाहरण है। इसकी ताकत नियमों की कठोरता में नहीं, बल्कि नए शब्दों और प्रभावों को अपनाने के लचीलेपन में रही है। ये सच में एक आकर्षक कहानी है और ये हमें भविष्य के बारे में एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। कौन सा सवाल? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स किसी भी भाषा का तुरंत और सटीक अनुवाद कर सकते हैं, तो क्या एक वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का मतलब भविष्य में भी वैसा ही बना रहेगा? या फिर तकनीक भाषाओं के बीच की दीवारों को इस तरह गिरा देगी कि किसी एक विश्व भाषा की जरूरत ही खत्म हो जाएगी और हम सभी अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हुए भी
एक दूसरे को सहजता से समझ पाएंगे? ये एक सोचने वाला सवाल है।